दोस्तों मैं अमन कौशिक और ये है MMA नाउ पॉडकास्ट। हमारा अपना पॉडकास्ट जो कि 2 हफ्ते से गायब था, एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर है। पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा था कि मैं लगातार आपको वीडियो आपको दे सकूँ और अच्छी वीडियो मैं बनाऊँ। और ये जो पॉडकास्ट है जिसमें ऑब्वियसली हम बात करते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए, थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था मेरे लिए कि इसको पे मैं काम करूँ। बट दोस्तों एनीवे अ, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले हम बात करें और चीज़ों के बारे में, एक जो बात मैंने देखी वो ये थी कि जो फैन्स हैं, एमएमए फैन्स हैं इन जनरल, खासकर जो कि फैन्स हैं इस चैनल के, उनकी नॉलेज है वो बढ़ रही है। और वो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कमेंट्स आप डालते हैं वीडियोज़ पे और जहाँ पे, कि जो मैच्योरिटी है फैन्स की वो बढ़ रही है। किसी भी यू नो किसी भी स्पोर्ट के या किसी भी मान लीजिए गेम के, खासकर एमएमए के, आई थिंक 3 तरीके के फैन्स होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल कैजुअल फैन्स, जो कि सिर्फ़ जानते हैं 1 या 2 नाम को, कि मान लीजिए मेरे फैमिली में बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, वो स जानते हैं सिर्फ़ 2 नामों को, हबीब, कॉनर, बस। उनके लिए बस यही 2 फाइटर हैं जो कि एमएमए को एमएमए खेलते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आप नए-नए करते हैं करना फ़ॉलो किसी एक नए स्पोर्ट को, थोड़ा टाइम आपको लगेगा कि आप और नामों को जानें, आप गेम को समझें, आप फाइटर्स को आप देखें। बट मोस्ट लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। और फिर होते हैं हमारे एक सेमी कैजुअल फैन, जो कि करते हैं फ़ॉलो बाकी ना नामों को भी, जैसे कि अडेसानिया, जॉन जोन्स। तो वो उनके पास सिर्फ़ 2, 1 या 2 नहीं बल्कि 5-6 फाइटर हैं जिनको फ़ॉलो वो करते हैं। फिर होता है एक जो होते हैं बिल्कुल रियल फ़ैन, ट्रू फ़ैन, जो कि फ़ॉलो करते हैं लगभग सारी फाइट्स को, सारे फाइटर्स को, सारे सारे वीडियोज़ को। और आई थिंक ये जो हमारा चैनल है, इसमें धीरे-धीरे जो फैन्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। आई कैन सी कि जो फैन बीच में हैं, जो ये करते हैं फॉलो ऑलमोस्ट 8-7 फाइटर्स को, वो अब बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई थैंक यू, जो आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है धीरे-धीरे, और जो आप लोग कमेंट डालते हैं उसके लिए आई एम थैंकफुल। और आप ये जो चैनल है इसको आप और आगे आगे लोगों को अपने बताइए, शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे फैन्स हैं जो कि अभी भी जिनको पता नहीं है कि ऐसा एक चैनल है जो कि आपको सारी न्यूज़ दे रहा है एमएमए की। उनको आप ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही एमएमए है इंडिया में ग्रो होगा, जब आप और करेंगे शेयर ऐसी वीडियोज़ अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेंबर्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं सब बहुत कम कहता हूँ, बट आई आई फ़ील कि जब तक मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी कहना चाहिए आप लोगों की, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ उसपे सब्सक्राइब कीजिए। तभी हम आगे बढ़ पाएँगे, तभी इसकी रीच बढ़ेगी, तभी और लोग इसको देख पाएँगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारे आज के पॉडकास्ट का, वो डेफ़िनेटली है कमारू उस्मान। और जो लास्ट कार्ड था यूएफसी 258, उस पे मेन स्टोरी यही थी कि उस्मान का परफॉर्मेंस जो उन्होंने करके दिखाया। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें रिगार्डिंग कैसे उनका ये कैसे उनका ये लास्ट फाइट थी, कितने अच्छे हैं वो एज ए वेल्टरवेट चैंप, क्या इनका फ्यूचर है। बात करते हैं एक ऐसा इशू जिसके बारे में उन्होंने बात की थी खुद उस्मान ने, कि उनको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार और वो हाइप नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए एक यूएफसी चैंप को। और आई फ़ील कि इसमें उनकी गलती कुछ है नहीं। जैसे हमने बात की अभी कि जो कुछ फैन्स होते हैं उन्हें पसंद है कुछ सिर्फ़ टॉप लेवल फाइटर्स। और यहाँ पे इश्यू ये है कि हर फाइटर के पास एक पर्सनैलिटी होती है, और कई बार वो पर्सनैलिटी एक ऐसी होती है कि बिना कुछ एफर्ट डाले उस फाइटर के, वो फाइटर फैन फेवरेट बन जाता है। हमज़ा चिमाई ऐसा नाम है। उनके पास सिर्फ़ 3 फाइट्स हैं लास्ट ईयर, बट अभी से जो उनके फैन्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे फाइटर हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनके बोलने का अंदाज़ और जो भी वो बोलते हैं, वो बहुत कुछ उस पे मैटर करता है कि आपके कितने फैन्स होंगे। ये फ़ेयर नहीं है, बट ये एक कड़वा सच है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जिस तरह से बात करते हैं, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कैसे फ़ैन होंगे, कितने फ़ैन होंगे। और आई थिंक वो चीज़ें वो लैक कर रही है उस्मान में। वो जब बात करते हैं तो वो चैंप वाली वो फ़ीलिंग कि ये एक स्टार है यूएफसी का, वो फ़ीलिंग लोगों को नहीं मिल रही है। और इसमें वो कुछ ख़ास नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ क्या कर सकते हैं, परफ़ॉर्म करें ऐसे ही,
फाइट करें ऐसे ही, जीते ऐसे ही, और धीरे धीरे उनके फैंस आगे और बढ़ेंगे। बट आई थिंक ये एक इशू है जो कि शायद उस्मान समझ रहे हैं कि उनके साथ है, कि उनको वो हाइप नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए यूएफसी चैंप को। और वो ऐसे पहले फाइटर नहीं है यूएफसी के। स्टिपे मियोचिच, जो कि शायद ऑल टाइम बेस्ट हैवीवेट चैंप हैं, उनको भी वो लोगों का प्यार नहीं मिलता कई बार। जो उनके होते हैं नंबर्स होते हैं उनके, वो कम होते हैं। बट इसमें वो क्या कर सकते हैं? ये बस एक बाय चांस एक फैक्टर है जो कि है। और आई थिंक इसीलिए मुझे लगता है कि उस्मान ने पिक किया है नेक्स्ट फाइट के लिए अपने पुराने दुश्मन को, होरे मास्विडाल को। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, एक बड़ा नाम, एक अच्छा डांस पार्टनर, ताकि लोग जुड़ें। ये एक इत्तेफाक नहीं है कि उनकी जो लास्ट फाइट थी विद होरे मास्विडाल, उसने 1.3 मिलियन बाइज किए थे। इतने सारे बाइज करना ऐसी फाइट में, जिसमें ना ही हबीब हैं, ना ही है कॉनर, एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात शायद समझते हैं उस्मान की अगर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा लोगों का प्यार चाहिए, ज़्यादा मुझे फैंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे हाई प्रोफाइल फाइट करनी होगी। और आई थिंक उनको लगा कि इस टाइम पे मेरे लिए जो सबसे बड़ी फाइट है वो है रीमैच विद होरे मास्विडाल। और आई थिंक इस तरीके से वो सही भी हैं। अब बात करते हैं वो कितने अच्छे हैं। तो डेफिनेटली जो रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने जीएसपी का, 12 फाइट विन स्ट्रीक का इन वेल्टरवेट डिवीजन, एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ पे एक बात शायद मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद कह रहे थे कि किसी ने कहा कि वो बेहतर हैं अगेंस्ट कंपेयर टू जीएसपी क्योंकि उनका रिकॉर्ड टूट गया है, या फिर वो गोट बन गए हैं। आई थिंक वो शायद वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो नाम लिया गया कि उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जीएसपी का। रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है मोस्ट विन इन वेल्टरवेट डिवीजन जो कि था जीएसपी के पास। बट जो मोस्ट डिफेंसेस हैं एज ए वेल्टरवेट चैंप, वो अभी भी है जीएसपी के पास। 9 टाइम अपनी बेल्ट डिफेंड की थी जीएसपी ने, वो अभी भी नहीं ब्रेक किया है उस्मान ने। और आई थिंक जो रिकॉर्ड ब्रेक है वो सिर्फ ये हुआ है कि 12 टाइम, नॉट नॉट 12, 12 था जीएसपी का, 13 टाइम वेल्टरवेट विंस बाय यूएफसी फाइटर। तो वो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हुआ है। बट एनीवे ये एक बहुत ही बड़ी बात है कमारू के लिए। और इसीलिए शायद उनको लोग अभी से कर रहे हैं कंपेयर कि अगर ये फाइटर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे आने वाले कुछ साल में, तो शायद ये गोट लिस्ट में आ पाएगा। और ये पॉसिबल भी है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो उन्होंने एक बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये थी कि वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ टाइम बाद वो मूव कर जाएंगे नेक्स्ट वेट डिवीजन में, जो कि है डिवीजन ऑफ अडेसानिया मिडलवेट डिवीजन। और इसमें मैं सरप्राइज नहीं हूँ। एज ए चैम्प वो देख रहे हैं कि उनके पास कितनी फाइट्स बची हैं जो कि अच्छी फाइट हैं। वो ऑलरेडी हरा चुके हैं कोवी को, वो हरा चुके हैं होरे को, हरा चुके हैं बर्न्स को। तो उनके लिए शायद एक नाम छोड़ के जो कि है लियोन, कोई नाम बचा नहीं है। और कुछ फैंस कह रहे थे कि ओ लियोन को तो ऑलरेडी वो हरा चुके हैं। वो बहुत पुरानी फाइट थी, वो एक अलग टाइम था, ये एक अलग टाइम है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जीत जाते हैं जो नेक्स्ट फाइट है लियोन की अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, डेफिनेटली आई थिंक ये फाइट होगी। लियोन एडवर्स के पास अगर दो चीज़ें अगर हों, दो ऑप्शन हों कि फाइट करें वो अगेंस्ट हमजत फिर से, या फाइट करें अगेंस्ट उस्मान, आई थिंक ही विल पिक उस्मान। बेल्ट के लिए फाइट करना अब बहुत ज़रूरी है लियोन के लिए अगर वो जी जाते हैं अपनी नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। अब यहाँ पे क्योंकि उनके पास सिर्फ बहुत कम फाइट्स बची हैं वेल्टरवेट में, शायद इसीलिए वो अभी से वो कह रहे हैं कि ही इज़ रेडी टू फाइट इन इन नेक्स्ट डिवीजन अगर इज़राइल अडेसानिया वो डिवीजन छोड़ देंगे, जो कि पॉसिबल है। अगर जो नेक्स्ट फाइट है वो जीत जाते हैं अडेसानिया अगेंस्ट यान ब्लहोविच, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे आगे बढ़ जाएं उस्मान टू फाइट इन नेक्स्ट डिवीजन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पे कॉस्टा है, रॉबर्ट विटेकर है, डैरेन टिल है, उनके साथ कैसी फाइट होगी उस्मान की, ये सिर्फ सोचना ही बहुत एक्साइटिंग है। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड न्यूज़। बट हाँ, आई वॉज बिल सरप्राइज्ड इनिशियली कि क्यों पिक किया उस्मान ने फिर से करने के लिए फाइट अगेंस्ट कमर होरे मास्विडाल। बट आई थिंक दिस फाइट मेक सेंस नाउ कंपेयर टू द मनी, द फेम एंड द हाइप इट विल जनरेट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है अ, हमारे आज के शो का, वो है एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कई बार वीडियो बनाई है, और वो है
डेना वाइट अभी भी चेस कर रहे हैं हबीब को। और इससे पहले कि हम इस पे कुछ आगे बात करें, कुछ फैंस कमेंट कर रहे थे कि आप बार-बार बनाते हैं वीडियो, यू नो इस इस बात पे, ये जो चल रहा है बीच में हबीब एंड डेना वाइट। बट ये एक इतनी बड़ी कहानी है, ये इतनी बड़ी एक न्यूज़ है, क्योंकि अभी भी चैंप हैं हबीब। तो डेफ़िनेटली अगर डेना वाइट कहते हैं कि मैं फिर से मिलने जा रहा हूँ विद हबीब, तो वो एक न्यूज़ है, वो एक कोई छोटी बात नहीं है। बट हाँ, आई एग्री कि क्योंकि बार-बार ये न्यूज़ आ रही है कि फिर से मिलेंगे हबीब, फिर से मीटिंग होगी, फिर से डेना वाइट जा रहे हैं, थोड़ा-सा बोरिंग हो गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर डेना वाइट अकेले चेज़ नहीं कर रहे हैं, ताली नहीं बजती एक हाथ से। अगर बार-बार मीटिंग कर रहे हैं डेना वाइट, तो आई थिंक हबीब भी उनको मौका दे रहे हैं। हबीब उनको बोल सकते हैं कि नहीं यार, क्या बार-बार मीटिंग, हो गया, खत्म करियर। बट अगर हबीब बार-बार उनसे मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हबीब के पास भी शायद कुछ परसेंट एक मूड है फाइट फिर से करने का, और इसलिए बार-बार वो मिल रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। डेना व्हाइट फोर्स नहीं कर रहा है हबीब को कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम घर पे रहना, राइट? तो यहाँ पे अगर चेस कर रहे हैं डेना व्हाइट, तो आई थिंक उसमें कुछ इंटरेस्ट डेफिनेटली है हबीब का, क्योंकि ऐसे ये मीटिंग ऐसे नहीं हो सकती बिना हबीब के इच्छा की, उनके चाहे। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अब करते हैं बात कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जो लास्ट जो हुआ था फाइट, कॉनर वर्सेस जस्टिन पोरिये, कि अगर वो फाइट जीतते कॉनर मैग्रेगर, तो डेफिनेटली डेना व्हाइट पुश करते हबीब को फॉर द रीमैच, फॉर द सेकंड फाइट विद कॉनर मैग्रेगर। ये बात साफ है, ये एक सरप्राइज नहीं है, ये कोई एक सीक्रेट नहीं है। अगर कॉनर मैग्रेगर जीत जाते अगेंस्ट जस्टिन पोरिये, डेफिनेटली डेना व्हाइट हबीब वर्सेस कॉनर 2 फाइट बुक कर देते। अब यहाँ पे क्योंकि हार गए कॉनर मैग्रेगर, तो यहाँ पे थोड़े प्लान्स हैं वो अब थोड़े से बदल गए हैं, बट गोल है वो सेम है। डेना व्हाइट अभी भी सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट फाइट होगी कॉनर की अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, थर्ड फाइट, अगर वो जीत जाते हैं कॉनर मैग्रेगर, तब डेना व्हाइट फिर से करेंगे ट्राई हबीब वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 2 फाइट के लिए। आई थिंक यही बात है जो वो सोच रहे हैं। डेना व्हाइट जानते हैं कि क्या क्या करेगी ये फाइट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, हाइप। उनके जो भी सारे होते हैं कार्ड, जो भी उनके होते हैं सबसे बड़े कार्ड पूरे साल के, उन सबको मिलाकर भी शायद इतना बिज़नेस नहीं कर पाए जितनी फाइट शायद करेगी कॉनर मैग्रेगर वर्सेस हबीब नurmagomedov रीमैच। वो जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी फाइट हो सकती है। फैंस ऑफ कॉनर मैग्रेगर, फैंस ऑफ हबीब, इंटरनेशनल फाइट ये बन सकती है, और वो ये बात जानते हैं, और इसलिए शायद वो जो रीमैच है, जो थर्ड फाइट है डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, वो बहुत जल्द होगी। आई फील ये फाइट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। मई जून के आसपास ये फाइट होगी, और अगर उसमें अगर जीत जाएंगे कॉनर मैग्रेगर, तो डेफिनेटली हम देखेंगे फिर से ये जो हमारा जो ये फोटो है, ये फिर से हमें दिखाई देगी। आई थिंक यही शायद एक एक रीज़न है कि अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं डेना वाइट हबीब को। और अगर बाई चांस कॉनर मैग्रेगर नहीं भी जीत पाते, तो भी शायद डेना वाइट ट्राई करेंगे इस फाइट के लिए। बट हाँ, ज़्यादा इतना पॉसिबल है जब कॉनर मैग्रेगर ये फाइट जीत जाएँ अगेंस्ट जस्टिन पोरिये, फिर से वो हाइप बन जाए, येस कॉनर इज़ बैक, और हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या कॉनर वापस आ पाएँगे एज़ अ सेम फाइटर। बट हाँ, आई थिंक दिस इज़ द रीज़न, इसीलिए बार-बार चेज़ कर रहे हैं यू नो डेना व्हाइट हबीब को, फिर से उनसे मिलने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। और जो बात और कही अ, उन्होंने कि जो ये फाइटर्स जो बचे हुए हैं अभी, वो सब हार चुके हैं ऑलरेडी। हबीब ने हरा दिया है कॉनर को, डस्टिन पोरिये को, गेची को। तो ये फाइटर्स हैं, ये चैंप नहीं बन सकते एक मैच से। इनको आपस में सबके साथ खेलना होगा, लाइक ए मिनी एक 4 मैन सीरीज़, और जो भी इनमें से जीतेगा वो होगा चैंप होगा। और आई थिंक वही शायद बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लेट डस्टिन पोरिये फाइट कॉनर मैग्रेगर, लेट गेची फाइट अगेंस्ट शायद मे बी माइकल चैंडलर, और चार्ल्स ओलिवेरा फाइट समवन एल्स। आई थिंक यहाँ पे होगा शायद। बट अभी भी जो वो बादल हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी वो चीज़ कायम है। जो भी जो भी कहानी थी आज से 2 महीने पहले, फिर से वही कहानी चल रही है। नॉट श्योर क्या होगा, कौन किससे खेलेगा, बट एक बात श्योर है, कॉनर मैग्रेगर विल फाइट अगेन डस्टिन पोरिये फॉर द थर्ड टाइम। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये हमेशा चलती रहेगी जब तक
या तो हबीब नहीं बोलते कि ये बेल्ट लो आपकी, मैं जा रहा हूँ, या फिर नहीं बोलते डिना वाइट की ओके हबीब बहुत हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब तक ये न्यूज़ है वो बनी रहेगी, तब तक ये सब हमारे बारे में हम बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और न्यूज़ थी अ, जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे, वो थी हमज़द के बारे में। हमज़द चिमाएव अ, जब से उनको कोविड हुआ है और जो न्यूज़ पहले आ रही थी कि ही इज़ बैक इन जिम, फ़ाइट फिर से बुक हो गई थी फॉर मार्च 14 और उसके तुरंत बाद ही न्यूज़ आई कि वो अभी भी ठीक ठीक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? क्या यहाँ पे बैक स्टोरी है? क्या अभी भी उनको वो कोविड के सिम्पटम हैं? क्या अभी भी वो कोरोना पॉज़िटिव हैं? जो मुझे पता लगा एज़ पर माय एनालिसिस वो ये कि कोविड से तो वो ठीक हो गए थे। वो जिम में वापस आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट की अपनी फिर से अपनी ट्रेनिंग, तो उनके जो सेम जो था वो लेवल ऑफ एनर्जी, वो कार्डियो वो था नहीं। और उनकी बताया जो उनके कोच ने कि जब वो जिम के अंदर आए, उन्होंने पहला राउंड किया, रेस्ट लिया और जब राउंड 2 स्टार्ट किया तो उसको वो ख़त्म नहीं कर पाए। वो थक गए बीच में ही और उन्होंने बताया कि वो हाँफ रहे थे, उनको खाँसी आ रही थी और ही वाज़ नॉट फीलिंग गुड एट ऑल और ही वेंट टू हॉस्पिटल और वहाँ पे पता लगा कि उनकी तबीयत और ख़राब है, उनको बुखार है। उनके बताया जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया उनके कोच को कि वो बहुत कम बात कर रहे हैं आजकल, बहुत मतलब चुपचाप बैठे बैठे रहते हैं। तो आई थिंक वो अभी भी वीक हैं, हालाँकि शायद वो अब कोरोना पॉज़िटिव नहीं हैं, बट जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी हैं। और एक जो न्यूज़ में ये आया था कि हमज़द को एक चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था आफ्टर कोविड। बहुत ठंड थी वहाँ पे जहाँ पे वो ट्रेन कर रहे थे और उनको फिर से हो गया था चेस्ट इन्फेक्शन और इसलिए शायद वो उनका ये उनकी ये जो हालत है। और जो कल परसों न्यूज़ में आया कि अब यूएफसी उनको लेके आ रही है यूएसए में। तो ये न्यूज़ आया था कि यूएफसी इज़ फ्लाइंग हमज़द चिमाएव इनटू लास वेगास टुडे एज़ पर हिज मैनेजर अली Abdulaziz. He will receive medical care in the US for lingering effects of COVID. Ali said he hopes Hamzat can fight by June, but long-term health is top priority. तो स्टॉकहोम में वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, वहीं से वो बिलोंग करते हैं पिछले कई सालों से और अब उनको यूएफसी लेके आ रही है लास वेगस में यूएस में, जहाँ पे बेटर टीम है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे उनको वो टेक केयर करेंगे। ये पहला केस नहीं है जहाँ पे एक फाइटर है वो अभी भी डील कर रहा है विद कोविड इफ़ेक्ट्स। जो भी मैंने देखे इंटरव्यू पिछले कुछ टाइम में, चाहे वो क्रिस वाइडमैन, चाहे वो कर्टिस ब्लेड, कोई भी हो, उन्होंने बताया कि एक टाइम पे वो बहुत वीक फ़ील कर रहे थे। सबने बताया कि उनका जो वेट है वो बहुत कम हो गया था। क्रिस वाइडमैन लॉस्ट 10 केजी, 10 किलो उन्होंने वेट है वो लूज़ उनका हो गया था। कर्टिस ब्लेड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा, आई एम नॉट श्योर कि बहुत जल्दी में थे एक हमज़द भी और क्यों ना हो वापस जिम में आने के लिए और आई थिंक प्रॉपर टाइम उनको शायद नहीं मिल पाया फिर से होने का रिकवर और जो फिर से उनको हुआ जो चेस्ट इन्फेक्शन, आई थिंक उससे बात और आगे बढ़ गई और आई थिंक यही एक रीज़न है। बट या आई एम नॉट श्योर कि अब फिर से उनको ऐसी फाइट मिलेगी जैसे उनकी ये मिल रही थी अगेंस्ट रैंक नंबर 3 लियोन, बट व्हेनेवर ही विल कम बैक उन्हें एक अच्छी फाइट मिलेगी ज़रूर। और मेरे मेरे लिए ये कहना बहुत शायद ज़रूरी होगा कि जो अभी भी फैंस कह रहे हैं कि ये हमज़द इज़ हाइप, ओके मे बी ही इज़ अ हाइप, हो सकता है कि वो सिर्फ हाइप हो, बट जो उन्होंने हाइप की है क्रिएट और जितना उसमें दिखा रहे हैं उनमें विश्वास यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट, आई थिंक ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जाने की क्या हुआ उनके साथ, क्या उनके हेल्थ अपडेट है और क्या वो वापस आएंगे। सो आई थिंक वो जून के अगर वो उनकी बात कर रहे हैं उनके मैनेजर अली, तो आई थिंक या जून जुलाई के आसपास में बी वी कैन थिंक कि वापस वो आ पाएंगे। बट दोस्तों एनीवे हमज़द एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा मुझसे पूछते हैं। तो दोस्तों ये था उनका बारे में अपडेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, और शायद सबसे बड़ा टॉपिक जो आज की डेट में है कि क्या कॉनर मैग्रेगर वापस आ सकते हैं एज ए टॉप फाइटर और क्या वो बन सकते हैं टॉप फाइटर। और ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि है, एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि कैसे एक एथलीट, एक फाइटर, उसके जो पूरे लाइफ में जो पीक होता है वो सिर्फ एक बार आता है। राइट? ये पीक आया और फिर उसके बाद में जब वो पीक
जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर बस वो बंदा नीचे आता है। क्या ये पॉसिबल है कॉनर मैकग्रेगर कि वो उस पीक पे पहुँच जाएँ दूसरी बार? क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनका पीक था वो तब था जब वो चैंप बने थे पहली बार। होज़े आल्डो, चैड मेंडिस, एडी अल्वारेज़, नेट डियाज़, उस टाइम पे कॉनर मैकग्रेगर अपने अपने पीक पे थे। दैट कॉनर मैकग्रेगर वाज़ बेस्ट कॉनर मैकग्रेगर और आई थिंक वो उनका पीक था। यंग फाइटर, ब्रैश, कॉन्फिडेंट, एक्टिव फाइटर और हमने पहले बात की थी कैसे उन्होंने 3 साल में फाइट की थी 9 बार और अब वो फाइट कर रहे हैं 4 साल में सिर्फ़ 3 बार। तो वो एक अलग रीज़न है कि वो कितने एक्टिव हैं। बट जो पीक है जो उनका हमने देखा था, क्या वो उनका पीक जा चुका है? पहला सवाल ये है। और वो जा चुका है, तो क्या फिर से वो उस पीक पे जा पाएँगे? ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि उनका पीक है वो जा चुका है। बट लगता है कि येस, उस टाइम पे वो पीक पे थे। बिल्कुल उनके जो वो थे आईक्यू था, उनके जो बातें का जो अंदाज़ था, जो फाइटिंग उनका जो स्टाइल था, बिल्कुल एक एक अलग था। और अब जो हमने देखा हमने पिछले कुछ फाइट में, ऑब्वियसली अगर हम ह ह हट ये जो फाइट हुई थी वर्सेस डोनाल्ड सेरोनी, उसमें कुछ हमको देख नहीं पाए। ओनली 40 सेकंड्स। तो बहुत मुश्किल है जज करना उसकी उस फाइट में वो कैसे थे। बट डेफिनिटली वो शार्प थे। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या ये बिकॉज़ ऑफ इनएक्टिविटी 4 साल में 3 फाइट या वो जो भूख थी, हंगर कि नहीं मैं चैंप हूँ, ये चैंप बनना है, वो अभी भी उनमें है या नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो बताई थी अ, जो एक हमारे ग्रेट हैं जीएसपी सेड कि कॉनर को वो फायर, वो हंगर, वो भूख वो वापस लानी होगी। और उन्हें अपने आप को ये चीज़ का विश्वास करना होगा कि वो हारे बिकॉज़ ऑफ ये रीज़न। यानी कि अगर वो अपने आप को ये बोलने में हो जाए कन्विंस कि मैं हारा बिकॉज़ ये इश्यू था और ये इसका रीज़न था। और अगर वो अपने आप को इस बात के लिए राज़ी कर पाए कि यस मैं इसलिए हारा क्योंकि ये रीज़न था, तब वो उस पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मोर ऑफ ए मेंटल गेम है। वो फिज़िकली ही लुक्स गुड, फिज़िकली आई थिंक ही लुक वेरी गुड, लेकिन मेंटली क्या वो कहाँ पर हैं, वो एक इश्यू है। और यही बात शायद कह रहे थे जॉर्ज कि अगर कॉनर को वापस आना है तो उनको वो भूख वापस लानी होगी और वो जो डाउट है, उससे दूर जाना होगा। और जो गलतियाँ हुई उनसे इस पूरे फाइट में, वो उनको मानना पड़ेगा कि यस ये गलतियाँ थी, मैं वो फाइटर नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। अगर वो इस बात का यकीन कर पाए, तो वो फिर से आके अपने पीक पे जा पाएँगे। जो कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। अगर कोई फाइटर ऐसा है जो कि अपनी हार से जीत के बिल्कुल यहाँ से उठ के ऊपर आ सके, तो वो है कॉनर मैकग्रेगर। तो ये पॉसिबल है कि वो फिर से अपनी वो भूख वापस लेके आएँ। बट आई एम नॉट श्योर। मैं एक कॉनर फैन हूँ और मुझे ऐसा लगा कि वो भूख है, वो ऑब्वियसली थी बिकॉज़ उस टाइम पे वो बहुत गरीब थे, पुअर थे, हम्बल जहाँ से वो आए थे वो उनके पास कुछ था नहीं करने को। तो वो जो भूख थी, वो आज की डेट में नहीं है। बट ये एक हो सकता है कि एक अलग तरीके की भूख हो कि मैं एक चैंप हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं टॉप पे था और फिर से मुझे टॉप पे जाना है। तो वो हो सकता है वो भूख उनको वहाँ पे लेके जा पाए, बट नॉट सेम। तो येस ये पॉसिबल है कि फिर से वो अपना फाइटिंग गेम को बदल दें, फिर से वो चीज़ें जो कि वो पहले वो कर रहे थे और वापस वो फिर से जीत पाएँ अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, जो कि अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट है। आई नो कि बहुत से लोग ये कहेंगे यार कॉनर मैकग्रेगर अब हो, बट आई थिंक स्टिल अगर कॉनर मैकग्रेगर वो कर पाए जो कि पहले वो कर रहे थे इन फाइट कैंप, इन ट्रेनिंग, सेम फायर, सेम हंगर, डेफिनेटली ही कैन बीट अगेन डस्टिन पोरिये। बट ये एक अलग तरीके के डस्टिन पोरिये हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या पॉसिबल है। बट डेफिनेटली अगर कोई फाइटर है जो कि ऐसा कर सकता है, जो हार के फिर से वापस आके सेम फाइटर को हरा पाए, तो वो है कॉनर मैकग्रेगर। तो ये पॉसिबल तो है, बट बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि यस कॉनर कैन कम बैक, ही कैन विन, बट ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा एपिसोड, हमारा ये एमएमए नाउ पॉडकास्ट का। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, अ, एक जो चीज़ें हैं जो कि बार-बार फैन्स मुझसे पूछ रहे थे कि रिगार्डिंग जो हमारी जो लाइव चैट्स हैं, तो आई थिंक वीक में 2 बार करना ये एक एक सही है ये। मतलब एक का गैप दीजिए आप 1 वीक गैप, फिर 1 वीक फिर से। और जो लास्ट वाली थी वीडियो थी, वो थी हमारी इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो, बहुत ही मुझे मज़ा आया करने में। हालाँकि वो सिर्फ़ आधे घंटे का मेरा प्लान था करने का,
बड़ी लंबी चलेगी बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसी कुछ जो वीडियोज़ हैं जो आप चाहते हैं और ख़ासकर जो फ़िटनेस वीडियो है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, उस पे काम चल रहा है। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा कोई वीडियो है, कोई टॉपिक है, इस पे आप चाहते हैं मैं बात करूँ, प्लीज़ गिव मी इन कमेंट्स और आई विल ट्राई। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एमएमए। और आई नो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी बाकी हैं, बट जो जो मुझे मिल रहा है प्यार, जो सपोर्ट मिल रहा है आप सबका, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स जो कि फैंस हैं एमएमए के, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, ताकि एमएमए इंडिया में आगे बढ़ पाएँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।